बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ते हैं एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि आपने कल ऑनलाइन क्लास में देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक नेचर है वो किस कारण से होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो, तो उन केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है या घटती है, ये अपन ने कल देखा था। वहां पर अपन ने ये खूब चर्चा की थी कि कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट यदि वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है तो उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट जो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है तो उस कंडीशन में उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। यहां पर अपन ये देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ का पैरामीटर क्या है, किस पैरामीटर्स के द्वारा अपन ये शो करेंगे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड वीक है तो कितना वीक है। यदि दो एसिड्स के बीच में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो किस एसिड कौन सा एसिड मोर एसिडिक नेचर का है, कौन सा एसिड लेस एसिडिक नेचर का है, उनके क्या पैरामीटर्स हैं। तो आज के वीडियो में एसिड स्ट्रेंथ को बताने वाले पैरामीटर्स, एरोमेटिक एसिड्स, उनका एलिफेटिक एसिड्स के साथ में कंपैरिजन, और जैसा कि कल आपने देखा कि एलिफेटिक एसिड से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ भी चेंज होती है। उसी प्रकार से एरोमेटिक एसिड में भी यदि कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा जुड़ा हुआ हो जो अलग अलग नेचर शो करता है तो एरोमेटिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ भी प्रभावित होती है। तो आज इन सारी चीजों का इस ऑनलाइन क्लास में अपन स्टडी करेंगे। तो पहला है पैरामीटर्स, सेकंड है एरोमेटिक एसिड्स, और थर्ड है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन एरोमेटिक एसिड्स। इन तीन टॉपिक्स को आज के वीडियो में देखते हैं और यह आशा है कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ने से और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एसिड होता है वो अम्लीय माध्यम में H+ आयन देते हैं, जलीय माध्यम में H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और एक इक्वेशन प्राप्त होती है जिसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, RCOOH प्लस H2O। तो यहां पर RCOO- प्लस H3
O प्लस, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, और ये इस तरीके से एसिड का आयोनाइजेशन होता है और वो कार्बोक्सिलेट आयन में टूट जाता है। इसका जो वियोजन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहां पर अपन इसको शो करते हैं वियोजन स्थिरांक से, Ka से। तो Ka बराबर होता है RCO माइनस H3O प्लस अपॉन RCOOH। यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन, H3O प्लस की कंसंट्रेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन, इसमें आप देख रहे हो कि जो वियोजन स्थिरांक है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पर H3O प्लस ये वाटर की कंसंट्रेशन है। चूंकि वाटर की कंसंट्रेशन एसिड की तुलना में बहुत ज्यादा होती है तो इसको एज ए अपन कांस्टेंट मान सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहां पर जो वियोजन स्थिरांक है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन की यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी का मान भी हाई होगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा उस एसिड की एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब डिसोसिएशन कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन तो तभी होगी ना जब ये इसमें डिसोसिएट नहीं होगा। तो ज्यादा कंसंट्रेशन है इसका मतलब वियोजन कम हो रहा है, डिसोसिएशन कम हो रहा है, और डिसोसिएशन कम हो रहा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान भी कम है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान कम होना उसकी डिसोसिएशन नेचर को कम होना प्रदर्शित कर रहा है, उसकी एसिड स्ट्रेंथ को कम होना प्रदर्शित कर रहा है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा एसिड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान जितना कम होगा एसिड स्ट्रेंथ भी उतनी ही कम होगी। तो यहां पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, ये एसिड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी भी एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को उसके वियोजन स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक का जो पैरामीटर है उसी के आधार पर उसको डिसाइड करते हैं। तो यहां पर इस तरीके से अपन वियोजन स्थिरांक के बारे में अपन यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो एसिड स्ट्रेंथ है उसका जो दूसरा पैरामीटर है वो है pKa। pKa बराबर होता है -log Ka। ये pKa है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यूं कह सकते हैं
कि एसिड स्ट्रेंथ वियोजन स्थिरांक के प्रोपोर्शनल है, और तो दूसरी तरफ एसिड स्ट्रेंथ pKa वैल्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पर अपन कैसे लिख सकते हैं, ये इस तरीके से, एसिड स्ट्रेंथ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू pKa। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हैं Ka और pKa, इन दोनों के द्वारा किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को अपन नाप सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी अपन एसिड स्ट्रेंथ को अपन मापते हैं pKa वैल्यू के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए आप देखेंगे एसिटिक एसिड, इसकी जो pKa वैल्यू होती है वो होती है 4.7, और एक जैसे प्रोपेनोइक एसिड, इसकी होती है 4.9। तो आप यहां पर देख रहे हो किसकी pKa वैल्यू ज्यादा है, एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब pKa वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिड स्ट्रेंथ है, pKa वैल्यू कम है, सॉरी, एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू क्या है, कम है, और कम है तो इसकी pKa वैल्यू जितनी कम होगी उस एसिड की एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हो इन दोनों में, इस पैरामीटर्स के आधार पर आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एसिड मोर एसिडिक होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कौन सा एसिड मोर एसिडिक होगा, एसिटिक एसिड। और कल मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर मैथिल समूह है और यहां पर एथिल समूह है, और एथिल समूह का प्लस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन मैथिल ग्रुप। ओके, तो और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और जितनी कम होगी उसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो इस बेस के ऊपर अपन ये क्लियर कर सकते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड हैव लेस एसिडिक नेचर देन एसिटिक एसिड। इसके अलावा यहां पर जैसे फ्लोरो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड, इन दोनों के pKa पैरामीटर को देखेंगे तो ये 2.6 और ये 2.9। यहां पर भी आप देख रहे हैं ये दोनों भी इसके pKa पैरामीटर ही हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि फ्लोरो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि फ्लोरो एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू का मान कम है, और pKa वैल्यू का मान कम है तो उसका मतलब उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है। और आप इसको इजीली माइनस आई इफेक्ट से भी क्लियर कर सकते हैं कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होने के कारण से ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा यदि ये H+ आयन त्यागता है तो, और बढ़ाएगा तो ये H+ आयन ज्यादा त्यागेगा, इसकी Ka का मान है वो ज्यादा होगा, और pKa है उसका मान है वो कम होगा।
और फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फ्लोरीन की तुलना में कम होती है, और कम होने के कारण से वो कार्बोक्सिलेट आयन को उतना ही कम स्टेबल कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक में ही अपन देखें, जैसे Cl2 CH COH Cl3 COH, यहां पर आप देख रहे हो 2 क्लोरीन एटम, 3 क्लोरीन एटम। इसकी जो pKa वैल्यू है, उसका जो मान है वो है 1.3, और यहां पर ये 3 क्लोरीन एटम है, इसके जो pKa का मान है वो है 0.9। ठीक है, तो आप देख रहे हो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उनका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो आप देखिए कि जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है वो मोर एसिडिक देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो यहां पर ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिनके Ka पैरामीटर्स के आधार पर उनकी एसिड स्ट्रेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, एंड एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अपन वियोजन स्थिरांक और pKa वैल्यू के द्वारा एसिड स्ट्रेंथ के पैरामीटर डिसाइड करते हैं। इसके आगे के देखते हैं एरोमेटिक एसिड। आपने पढ़ रखा है एरोमेटिक एसिड में एरोमेटिक रिंग होती है, एरोमेटिक्स होते हैं। तो वो जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वो एलिफेटिक एसिड से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, किस प्रकार से उसकी एसिड स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्रिएट होता है, इन सभी चीजों को भी अपन इस क्लास में देख रहे हैं। तो देखिए आप, एक एरोमेटिक एसिड लें अपन, करेक्ट। एक एलिफेटिक एसिड लें, एसिटिक एसिड, करेक्ट। इन दोनों में आप देखिए ये कार्बोक्सिलिक समूह और ये भी कार्बोक्सिलिक समूह। ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन में sp2 संकरण है। ये कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और आपने पूर्व की क्लासों में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जितने ज्यादा s करैक्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन उतने ही नाभिक के ज्यादा पास में होते हैं, और नाभिक के जितने ज्यादा पास में होंगे उन इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और
इसको संक्षिप्त में यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज विथ एस करेक्टर। एस करेक्टर के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इस कार्बन में आप देखने जा रहे हैं कि इसमें 33% एस करेक्टर हैं। इस कार्बन में आप देखने जा रहे हैं 25% एस करेक्टर हैं। यहां पर आप देखोगे कि इसमें एस करेक्टर हैं वो इसकी तुलना में ज्यादा हैं। ज्यादा होने के कारण से यह कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज विथ एस करेक्टर, तो एस करेक्टर बढ़ेगा तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण से फेनिल जो रिंग है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, और माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। आपने कल की क्लास में देखा था कि कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के द्वारा यदि शो हो रही है और कुल मिलाकर के वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो उस कंडीशन में आप पाएंगे कि वह सब्स्टिट्यूट कार्बोक्सिलेट आयन के नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल करता है, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और जब कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है तो वो एसिड स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण से, इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण से यह कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो अपन यूं कह सकते हैं कि एरोमेटिक एसिड इज more aromatic acid have more acidic strength than aliphatic acid। एरोमेटिक जो अम्ल होते हैं उनकी एसिड स्ट्रेंथ एलिफेटिक एसिड की तुलना में ज्यादा होती है। और क्यों होती है इसका क्लियर रीजन आपके सामने है, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अपन एरोमेटिक जो अम्ल हैं उनकी जो कंपैरिजन है वो भी अपन एलिफेटिक एसिड के साथ में करके और इसकी एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। यहां पर जो एरोमेटिक रिंग है उसकी ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट जुड़ते हैं तो कैसा प्रभाव होता है। ओके, थैंक्स।